हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बीबी स्मार्ट स्टडी में आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम रूट एपिकल मेरिस्टेम्स के बारे में स्टडी करेंगे। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको ये वीडियो पसंद आएगी। हमारे वीडियो में आपको एक प्रॉपर नोट्स प्रोवाइड की जाएगी जो आपको इजीली समझ आ सके, जो आपके बीएससी एंड एमएससी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो चलिए वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आपको रूट एपिकल मेरिस्टेम्स के इंट्रोडक्शन, हिस्ट्री, डेफिनेशन, कैरेक्टर ऑफ रूट एपिक्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट एपिक्स, स्ट्रक्चर ऑफ रूट एपिक्स, थ्योरी ऑफ रिलेटेड टू रूट एपिक्स ऑर्गेनाइजेशन, टाइप ऑफ रूट एपिक्स के बारे में बताया जाएगा। तो चलिए इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ रूट एपिक्स। रूट, सबसे पहले रूट एपिक्स को पढ़ने से पहले हम ये जान लेते हैं कि रूट क्या होता है। रूट, किसी भी सीड की जब जर्मिनेशन होती है तो वो दो भाग में बनती है। पहला होता है प्लमूल और दूसरा होता है रेडिकल। जो प्लमूल होता है वो ऊपर की ओर उठती है और शूट का फॉर्मेशन करती है, और जो रेडिकल होता है वो जमीन के नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ जाती है जो रूट का फॉर्मेशन करती है। इसके बाद डेफिनेशन देखते हैं। रूट प्लांट के एपिक्स का वह डिसेंडिंग भाग है जो प्राय इम्ब्रायो के रेडिकल से डेवलप्ड होता है और सामान्यतः प्रकाश से दूर वाटर की खोज में भूमि के अंदर जाता है। रूट पर लीफ, फ्लावर, नोड्स, इंटरनोड्स, बड्स नहीं पाए जाते हैं। इसे ही रूट्स कहा जाता है। रूट्स सॉइल से वाटर एंड मिनरल्स एब्जॉर्ब करके प्लांट के एरियल पार्ट्स तक पहुंचाता है। रूट के एपिक्स पार्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए रूट कैप प्रेजेंट होता है। जो प्राइमरी रूट एपिकल मेरिस्टेम है वो एम्ब्रायोनिक रेडिकल से प्राप्त होता है। एम्ब्रायोनिक रेडिकल की सेल डेंस एंड लार्ज न्यूक्लियस होती है। रूट एपिक्स में क्लोरोफिल एब्सेंट होता है। इसके बाद रूट एपिक्स का हिस्ट्री देखते हैं। रूट एपिक्स होते हैं, इसके स्ट्रक्चर को समझाने के लिए बहुत सारे साइंटिस्ट ने अपनी अलग अलग थ्योरीज दी थी। इसमें से पहला था एपिकल सेल थ्योरी, जिसे हाफ मिस्टर एंड नगेली के द्वारा दी गई थी, और दूसरा थ्योरी है हिस्टोजन थ्योरी, जिसे हैंसस्टेन ने 1870 ईस्वी में दिया था। इसके बाद तीसरा थ्योरी है कॉर्पर कप्पे थ्योरी, जिसे स्यूप ने दिया था, और चौथा थ्योरी है क्विसेंट सेंटर कॉन्सेप्ट, जिसे क्लोविस ने 1958 ईस्वी में दिया था। इसके बाद हिस्ट्री के बाद अब रूट एपिक्स क्या होता है उसकी डेफिनेशंस को देखते हैं। रूट एपिक्स, ग्रोथ में अटैच्ड जो रूट का वह सब एपिकल रीजन होता है जिसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट रहते हैं तथा जो रूट के विभिन्न इंटरनल टिश्यू के डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रूट एपिक्स कहलाते हैं। इसके बाद अब रूट एपिक्स के कैरेक्टर्स देख लेते हैं। जो रूट एपिक्स होते हैं उसके कुछ विशेष लक्षण होते हैं जिससे हम उसे रूट एपिक्स कह सकते हैं। इसमें से पहला है जो रूट एपिक्स होता है वो हमेशा सब टर्मिनल होता है, क्योंकि यह प्राय अपने एपिक्स में रूट कैप से ढका रहता है। इसके बाद दूसरा है रूट एपिक्स से कोई भी लेटरल अपेंडेज जैसे स्टेम, ब्रांच, लीव्स, नोड्स, इंटरनोड्स या फिर फ्लावर्स नहीं पाए जाते हैं। इसमें लीफ प्राइमोर्डिया और ब्रांच प्राइमोर्डिया नहीं पाए जाते हैं। मीन्स जो लीफ बनाती हैं और जो ब्रांच का फॉर्मेशन करती हैं वो प्राइमोर्डिया नहीं पाए जाते हैं। और चौथा है रूट एपिक्स शूट एपिक्स की तुलना में छोटा होता है। जो रूट एपिक्स होता है वो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण नीचे की ओर जाती है, और जो शूट एपिक्स होता है वो ऊपर की ओर जाती है। और जो शूट एपिक्स होता है वो लीफ, बर्ड्स, ब्रांच का फॉर्मेशन करता है, और जो रूट होता है वो ओनली रूट का फॉर्मेशन करता है। इसलिए रूट एपिक्स शूट एपिक्स की तुलना में छोटा होता है। पांचवा है रूट एपिक्स रीजन की सेल कंटिन्यूअस डिवीजन की क्षमता रखती है, एंड इसकी जो एक्टिविटी से रूट के पॉजिटिव जियोट्रॉपिक एंड नेगेटिव प्रोटोट्रॉपिक की वृद्धि पॉसिबल होता है। जो रूट एपिक्स होता है वो पॉजिटिव जियोट्रॉपिक शो करता है, मीन्स वो ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ अपना पॉजिटिव जियोट्रॉपिक देता है, और नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मतलब वो प्रकाश से दूर रहता है, इसलिए नेगेटिव फोटोट्रॉपिक को शो करता है। इसके बाद पांचवा टॉपिक देखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रूट एपिक्स की। रूट एपिक्स का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है वो किस प्रकार से होता है। इसमें से प्राइमरी रूट के एपिकल की सेल मेरिस्टेमेटिक सेल्स की होती है। जो प्राइमरी रूट होता है उसकी जो एपिकल सेल होती है वो मेरिस्टेमेटिक होता है, मतलब उसमें डिवीजन की क्षमता पाई जाती है।
इसमें डिवीजन की क्षमता पाई जाती है जो एम्ब्रायोनल रेडिकल के निर्माण के साथ ही आ जाती है। रूट के एपिकल मेरिस्टेम की सेल सामान्यतः बड़े न्यूक्लियस वाली होती है एंड डेंस्ड प्रोटोप्लाज्म वाली होती है। ये प्राय ओवल और पॉलीगोनल शेप्ड वाली होती है। इस रीजन की सेल्स में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं पाया जाता है। मेरिस्टेमेटिक की सेल्स वॉल थिन एंड होमोजीनस होता है। इन टिश्यू की सेल वॉल सेलुलोज की बनी होती है। इसकी सेल वॉल में वैक्यूल्स या तो छोटी छोटी होती है या एब्सेंट होती है। इनकी सेल डिवीजन एक्टिव के फलस्वरूप ही मैच्योर रूट की सेल का फॉर्मेशन होता है। रूट एपिक्स रीजन पूर्णतः मैच्योर सेल से निर्मित रूट कैप से ढकी रहती है जो प्रायः डाइकोटाइलिडोन्स प्लांट्स में डर्मेटोकैलिप्टोजन से तथा मोनोकोटाइलिडोन्स प्लांट्स में कैलिप्टोजन से डेवलप्ड होती है। रूट के एपिकल मेरिस्टेम से ही एपिक्स की ओर की सेल का फॉर्मेशन होता है। साथ ही साथ इसी से रूट कैप की इनिशियल सेल्स की भी डिफ्रेंशिएट होती है। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, वैस्कुलर सिलेंडर की बनी 3 मुख्य टिश्यू सिस्टम एपिकल रीजन्स के पीछे स्थित लोकेटेड होती है। ये है रूट एपिक्स जो जिसे रूट कैप कहते हैं। इसके बाद इनिशियल ऑफ रूट एपिक्स यहाँ पाया जाता है और ये है मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो हमेशा डिवीजन करते रहती है। इसके बाद जिसे प्रोटोडर्म कहते हैं और ये कॉर्टेक्स रीजन होता है और कॉर्टेक्स रीजन के अंदर में वैस्कुलर सिलेंडर पाया जाता है जो सेंट्रल पार्ट होता है। रूट एपिक्स का सेलुलर स्ट्रक्चर्स देखते हैं। इसमें से जो नीचे सबसे आउटर लेयर होती है इसे रूट कैप कहते हैं। रूट कैप के ऊपर में मिडिल लेयर में एपिकल मेरिस्टेम्स पाई जाती हैं और ये जो यहाँ इतना जो पार्ट होता है इसे सेल डिवीजन या फिर मेरिस्टेमेटिक जोन्स कहा जाता है। सेल डिवीजन के जस्ट ऊपर सेल इनलार्जमेंट जोन पाया जाता है जो ऊपर की ओर होती है और जो सेल डिवीजन होता है ये सेल को डिवाइड करता है और जो सेल इनलार्जमेंट होता है ये किसी भी रूट की लंबाई बढ़ाने में हेल्प करता है और जो उसकी सेल इनलार्जमेंट से ऊपर सेल डिफरेंशिएशन पाया जाता है। सेल डिफरेंशिएशन से जाता है जो सेल डिफरेंशिएशन होता है इसी से रूट हेयर्स और बाकी सारी टिश्यूज निकलती हैं और इसे सबसे आउटर जो लेयर होता है उसे एपिब्लेमा कहते हैं। एपिब्लेमा के ऊपर रूट हेयर्स पाया जाता है और इसके बीच में प्रोटोफ्लोएम और प्रोटोजाइलम्स की लेयर पाई जाती है और एपिब्लेमा के जस्ट इनर में कॉर्टेक्स की लेयर पाई जाती है। अब इसकी थ्योरीज देखते हैं। स्ट्रक्चर्स ऑफ रूट एपिक्स। रूट एपिक्स में निम्न स्ट्रक्चर्स दिखाई देते हैं। इसमें से पहला है रूट कैप, दूसरा है ग्रोइंग रीजन या फिर मेरिस्टेमेटिक रीजन और तीसरा है रीजन ऑफ इनलार्जमेंट, चौथा है रूट हेयर रीजन और पांचवा है मैच्योर रीजन और डिफरेंशिएशन रीजन। इसमें से पहला देखते हैं रूट कैप। रूट के सबसे नीचे का हिस्सा रूट कैप कहलाता है। सभी रूट के सिरों पर एक कोमल, पतली एंड चिकनी कैप जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसे रूट कैप कहा जाता है। इस कैप से जड़ का स्वतंत्र सिरा ढका रहता है। रूट कैप रूट के जैसे ही आउटर सेल मिट्टी से रगड़कर नष्ट हो जाती है वैसे ही अंदर की ओर से न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता रहता है। इस प्रकार रूट कैप रूट के सिरों को मिट्टी से रगड़ने से नष्ट होने और हार्मफुल बैक्टीरिया के आक्रमण से बचाता है। जो रूट कैप होता है वो जब नीचे आती है ग्रेविटेशनल फोर्स की तरफ तो वो जब मिट्टी के संपर्क में आती है, मिट्टी के संपर्क में आने से वो उनके बीच में एक रगड़ उत्पन्न होता है और जिससे इसकी सेल्स नष्ट हो जाती है। लेकिन रूट कैप की वजह से जो रूट की सेल्स नष्ट होती है वो बचाती है या फिर उसकी प्रोटेक्ट करती है और मिट्टी के रगड़ से भी बचाती है और उसके साथ साथ हार्मफुल बैक्टीरिया से भी उसकी प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद दूसरा देखते हैं ग्रोइंग रीजन जिसे मेरिस्टेमेटिक रीजन भी कहते हैं। यह भाग रूट कैप के अंदर से लेकर ठीक पहले तक 2 मिलीमीटर तक की लंबाई तक पाया जाता है। इस भाग की सेल्स में अधिक सेल वॉल पतली होती है और इसमें साइटोप्लाज्म होता है। सेल शेप में छोटी एंड पास पाई जाती है। इस रीजन में कंटिन्यूअस न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता रहता है जिसके कारण जड़ आगे की ओर लंबाई में बढ़ती रहती है। जो सेल डिवीजन या फिर जो ग्रोइंग रीजन होता है इसकी जो लंबाई होती है वो 2 मिलीमीटर तक ही पाई जाती है जो सेल को आगे की ओर बढ़ाती है। इसमें न्यू सेल्स का फॉर्मेशन होता रहता है। इसके बाद तीसरा देखते हैं रीजन ऑफ इनलार्जमेंट। यह भाग ग्रोइंग रीजन से पहले होता है। इसकी लंबाई 5 से 8 मिलीमीटर तक होती है। इस भाग की सेल्स में डिवीजन की एबिलिटी नहीं पाया जाता है बल्कि
सेल्स लंबाई में बढ़ती जाती है। इसके कारण रूट की लंबाई में ग्रोथ होती है। जड़ के विभिन्न भाग इसी रीजन से बनते हैं। इसके बाद देखते हैं सेल इनलार्जमेंट जोन। इसकी जो लंबाई होती है वो 5 से 8 मिलीमीटर तक होती है और इसमें सेल डिवाइड नहीं होती है, बल्कि उसकी जो लंबाई होती है वो बढ़ती है और लंबाई बढ़ने के साथ साथ जो रूट होता है उसकी भी लंबाई बढ़ती है। इसके बाद चौथा देखते हैं रूट हेयर रीजन। यह भाग एनलार्जमेंट रीजन से पहले ऊपर की ओर पाई जाती है। इस भाग में एपिडर्मिस पर बहुत सारे बारीक हेयर्स पाए जाते हैं। साधारणतः एक वर्ग मिलीमीटर रीजन पर लगभग 200 रूट हेयर्स होते हैं। प्रत्येक रूट हेयर्स पास एंड यूनिसेलुलर होता है। रूट हेयर्स के द्वारा ही रूट भूमि से वाटर एंड मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करती हैं। कुछ समय के बाद रूट हेयर्स नष्ट हो जाते हैं, अर्थात न्यू रूट हेयर्स आने के साथ पुराने रूट हेयर्स समाप्त हो जाते हैं। जलीय प्लांट्स पर रूट हेयर्स नहीं पाए जाते हैं। इसके बाद पांचवा देखते हैं मैच्योर और डिफरेंशिएशन रीजन। रूट हेयर्स के ठीक ऊपर मैच्योर रीजन्स पाए जाते हैं। यह भाग रूट पर सबसे ऊपर की ओर होता है। इस पर अनेक सहायक रूट्स निकलती हैं। बड़े बड़े सहायक जड़ ऊपर की ओर तथा छोटी छोटी जड़ें नीचे की ओर पाई जाती हैं। इनका मुख्य कार्य पौधों को भूमि में स्थिर रखना होता है। सेल इनलार्जमेंट के ठीक ऊपर रूट हेयर्स पाया जाता है। जो रूट हेयर्स होता है वो मिट्टी से वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करता है और प्लांट्स के एरियल पार्ट्स तक पहुंचाता है। इसके बाद सेल डिफरेंशिएशन जोन आता है, जिसमें सेल अलग अलग भाग बनाता है, जैसे रूट हेयर्स का फॉर्मेशन करता है और उसकी लंबाई बढ़ाने में हेल्प करता है। इसके बाद सातवां टॉपिक देखते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटेड टू रूट एपिक्स ऑर्गेनाइजेशन। रूट एपिक्स के संगठन से संबंधित वाद। रूट एपिक्स के ऑर्गेनाइजेशंस का वर्णन करने के लिए वैज्ञानिकों द्वारा समय समय पर अनेक थ्योरीज दी गई हैं। इनमें से कुछ मुख्य 4 थ्योरीज का वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है। पहला है एपिकल सेल थ्योरी, दूसरा है हिस्टोजन थ्योरी, तीसरा है कॉर्पर कप्पे थ्योरी और चौथा है क्विंसेंट सेंटर कॉन्सेप्ट थ्योरी। इसमें से पहला देखते हैं एपिकल सेल थ्योरी। रूट एपिक्स ऑर्गेनाइजेशंस को समझाने के लिए प्रसिद्ध वैज्ञानिक हाफमिस्टर एंड नगेली ने एपिकल सेल थ्योरी दिया था। इनके अनुसार एक सिंगल एपिकल सेल से पूरी प्लांट बॉडी का फॉर्मेशन होता है, जो एल्गी, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलता है। यह प्रोसेस फ्लावर वाली प्लांट्स में नहीं मिलती है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग रूट एपिक्स में एक टेट्राहेड्रल एपिकल सेल्स पाया जाता है। इसकी ऊपर की 3 साइड डिवीजन करके एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड वैस्कुलर सिलेंडर का फॉर्मेशन करती हैं और इस सेल के बेसल पार्ट्स का एक हिस्सा डिवीजन के बाद रूट कैप का फॉर्मेशन करता है। यह थ्योरी कुछ टेरिडोफाइट्स एग्जाम्पल पॉलीपोडिएसी अर्थात फर्न, ऑफियोग्लेसी एंड इक्विसिटेसी एजोलेसी फैमिली के सदस्यों के लिए तो मान्य है, क्योंकि इनमें ही रूट के विभिन्न टिश्यू एवं उनसे संबंधित रीजन का डिफरेंशिएशन एवं फॉर्मेशन मात्र सिंगल एपिकल सेल की एक्टिव से होता है। गनिंग एवं सहयोगियों ने और हार्डथम के अनुसार एजोला में रूट एपिक्स की एपिकल सेल लगभग 55 बार डिवाइड होती है, तब जाकर रूट की ग्रोथ का आरंभ होता है। इसका डायग्राम देखते हैं। जो रूट एपिकल थ्योरी होती है उसमें बताया गया है कि जो रूट एपिक्स का जो फॉर्मेशन होता है वो एक सिंगल सेल के द्वारा होता है। जो एक सिंगल सेल होता है वो टेट्राहेड्रल होता है। इसमें से एक भाग एपिडर्मिस, दूसरा भाग कॉर्टेक्स और तीसरा भाग वैस्कुलर सिलेंडर का फॉर्मेशन करता है, लेकिन इसका जो चौथा भाग होता है वो रूट कैप का फॉर्मेशन करता है। इसलिए इसे एपिकल सेल थ्योरी कहा गया है। परंतु इसमें कुछ ऑब्जेक्शंस भी थे। यह थ्योरी फेनेरोगेम्स, पुष्प वाले प्लांट्स अर्थात स्पर्मेटोफाइट्स, बीजी प्लांट्स के लिए लागू नहीं होती हैं, क्योंकि इनके एपिक्स में प्राइमरी मेरिस्टेमेटिक सेल्स का ग्रुप होता है तथा इसकी सक्रियता से ग्रोथ एंड अन्य टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। इसके ऑब्जेक्शंस में कहा गया है कि जो टेरिडोफाइटा जो प्लांट्स होते हैं उसके लिए ही ये रूल्स लागू होता है, क्योंकि जो पुष्प वाले प्लांट्स होते हैं उसके लिए ये रूल्स लागू नहीं होता है, क्योंकि पुष्प वाले प्लांट्स में जो एपिकल सेल होता है वो बहुत सादे पाए जाते हैं। इसके बाद दूसरा थ्योरी देखते हैं हिस्टोजन थ्योरी, जिसे हैंस स्टेन ने 1870 ईस्वी में दिया था। इनके अनुसार रूट एपिकल मेरिस्टेम 3 सेल से मिलकर बनती है, जिसकी उत्पत्ति एक सिंगल सेल से होती है, जिसे हिस्टोजन कहते हैं। इनके द्वारा शूट एपिक्स के समान रूट एपिक्स का मेरिस्टेम भी निम्नलिखित 3 लेयर का बना होता है।
पहला है डर्मेटोजेन, दूसरा है पेरिब्लम और तीसरा है प्लीरोम। हिस्टोजन थ्योरी के अनुसार ये जो रूट एपिक्स होता है वो 3 लेयर से मिलकर बना होता है। इसमें से सबसे आउटर लेयर को डर्मेटोजेन कहते हैं, उसके बाद का जो लेयर होता है उसे पेरिब्लम कहते हैं और तीसरा है प्लीरोम। जो डर्मेटोजोन होता है वो एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करता है और जो प्लीरोम होता है वो कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करता है और जो प्लीरोम होता है वो वैस्कुलर सिलेंडर का फॉर्मेशन करता है। इसमें जो डर्मेटोजोन होता है वो एपिडर्मिस, पेरिब्लम होता है वो कॉर्टेक्स एंड प्लीरोम होता है वो उससे वैस्कुलर सिलेंडर का फॉर्मेशन होता है। हैनस्टीन ने इन्हीं तीनों लेयर के कंबाइंड रूप को हिस्टोजन्स कहा है। हिस्टोजन थ्योरी का सेलुलर स्ट्रक्चर्स देखते हैं। इसमें से जो सबसे आउटर लेयर और सबसे निचला वाला जो लेयर होता है वो रूट कैप होता है। रूट कैप के ऊपर कैलिप्ट्रोजन पाया जाता है जो छोटे छोटे बहुत सारे सेल्स से मिलकर बना होता है। कैलिप्ट्रोजन से ऊपर डर्मेटोकैलिप्ट्रोजन पाया जाता है और उसके ऊपर जस्ट म्यूसिलेजीनस लेयर पाया जाता है। म्यूसिलेजीनस लेयर के ठीक अंदर डर्मेटोजोन्स या फिर प्रोटोडर्म पाया जाता है और उसके अंदर कॉर्टेक्स का लेयर पाया जाता है जिसे पेरिब्लम कहते हैं और पेरिब्लम के जस्ट अंदर वैस्कुलर सिलेंडर का फॉर्मेशन होता है जिसे प्लीरोम कहते हैं। अब इसके स्ट्रक्चर्स को डिटेल में देखते हैं। पहला है डर्मेटोजेन। जो डर्मेटोजोन्स होता है वो रूट एपिक्स के सेल्स का सबसे बाहरी लेयर होता है और डिवाइड होकर नई सेल्स का फॉर्मेशन करता है। ये सेल्स बाद में पुनः डिवाइड होकर छोटी छोटी सेल्स युक्त टिश्यू का फॉर्मेशन करती है जिसे कैलिप्ट्रोजन कहते हैं। कैलिप्ट्रोजन भी मेरिस्टेमेटिक सेल्स का बना होता है तथा इसकी जो डिवीजन की सक्रियता से रूट कैप का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद दूसरा देखते हैं पेरिब्लम। इस थ्योरी के अनुसार डर्मेटोजोन के ठीक नीचे पेरिब्लम का लेयर पाया जाता है और यह रूट एपिक्स में प्रेजेंट एपिकल मेरिस्टेम का मिडिल पार्ट होता है। यह सिंगल लेयर होता है जबकि मिडिल पार्ट्स पर मल्टी लेयर्ड हो जाता है। इससे कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद तीसरा देखते हैं प्लीरोम। प्लीरोम एपिकल मेरिस्टेम्स का सेंटर मेरिस्टेमेटिक पार्ट्स होता है। इसके डिवीजन से स्टील ग्राउंड टिश्यू के कुछ भाग एग्जाम्पल पेरिसाइकल, P3 एंड मेड्यूलरी रे एंड पीथ का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद एक और साइंटिस्ट आए थे हैबरलैंड करके। हैबरलैंड ने 1914 ईस्वी में बताया कि इस थ्योरी को थोड़ा सा और मॉडिफाइड किया और उन्होंने डर्मेटोजेन को प्रोटोडर्म, पेरिब्लम को ग्राउंड मेरिस्टेम एंड प्लीरोम को प्रोकैम्बियम कहा। इसके बाद तीसरा थ्योरी देखते हैं कॉर्पर कप्पे थ्योरी। यह थ्योरी स्यूप ने दिया था। थ्योरी के अकॉर्डिंग रूट एपिक्स की सेल्स 2 तत्वों में डिवाइड होती है। फर्स्ट डिवीजन ट्रांसवर्स प्रकार का होता है तथा बनने वाली 2 सेल्स में से कोई एक सेल्स लंबवत अर्थात लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन करती है। डिवीजन की इस प्रोसेस को टी डिवीजन कहते हैं क्योंकि सेल वॉल इस प्रकार अरेंज होती है कि वे इंग्लिश के शब्द टी के समान दिखाई देती हैं। जैसे इस सेल में दिखाई दे रहा है ये एक सेल है। जब इसका ट्रांसवर्स डिवीजन होता है तो ये 2 भागों में टूटता है और जब इसी में से किसी एक सेल को लेकर उसका लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन देखते हैं तो इसमें जब शेप दिखाई देता है तो वो टी शेप के फॉर्म में होता है। इसी तरह के डिवीजन में उन्होंने 2 अलग अलग रीजन्स में डिफ्रेंशिएट किया है। जो सेंट्रल रीजन होता है और पेरिफेरल रीजन होता है दोनों के सेल का जो टी शेप्ड होता है अलग अलग दिखाई देता है। रूट एपिक्स के सेंट्रल रीजन में टी शेप्ड उल्टा दिखाई देता है जबकि परिधि क्षेत्र में जो टी शेप्ड होता है वो सीधा दिखाई देता है। जब टी शेप्ड के बाद सीधे होते हैं तब यह रूट एपिक्स के एपिकल पार्ट की ओर होते हैं और जब टी शेप्ड उल्टे होते हैं तो ये रूट एपिक्स के एपिकल से दूर होते हैं। स्यूप ने सीधे टी वाले रीजन को कॉप्पे नाम दिया है जो कैप का फॉर्मेशन करता है और उल्टे टी वाले रीजन्स को कॉर्पर नाम दिया है जो बॉडी का फॉर्मेशन करता है। इस प्रकार का डिवीजन पोएसी फैमिली के सदस्यों में पाया जाता है। इस थ्योरी की कंपेयर रूट एपिक्स के ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी से की जा सकती है। अब इसका डायग्राम देखते हैं। जो कॉर्पर कप्पे थ्योरी है उसमें 2 प्रकार के सेल्स दिखाई देते हैं, एक उल्टा टी वाले सेल्स और दूसरा होता है सीधा टी वाले सेल्स। जो उल्टा टी वाले सेल्स होते हैं ये बॉडी का फॉर्मेशन करती है और जो सीधा टी वाला जो सेल्स होता है वो कप्पे का फॉर्मेशन करती है और बीच में होता है एक सेंट्रल सेल्स जहाँ से जो सेल होता है उसका फॉर्मेशन स्टार्ट होता है। सीधा टी वाला होता है वो रूट कैप का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद चौथा थ्योरी देखते हैं
क्विसेंट सेंटर कॉन्सेप्ट, जिसे शांत केंद्र परिकल्पना कहते हैं। क्विसेंट सेंटर कॉन्सेप्ट को क्लोवेस ने 1958 ईस्वी में दिया था। इन्होंने मक्के जीमेज के रूट एपिक्स की स्टडी करके बताया कि इसके रूट कैप एवं मेरिस्टेमेटिक सेल्स के बीच में सेल्स का एक कप शेप्ड रीजन पाया जाता है, जिसकी सेल्स प्रायः डिवीजन नहीं करती है और इनएक्टिव स्टेट में पड़ी रहती है। क्लोवेस ने इस रीजन के लिए क्विसेंट सेंटर प्रस्तावित किया क्योंकि ये हमेशा शांत रहता है। इस कप शेप्ड भाग की पेरिफेरल सेल मेरिस्टेमेटिक होती है। क्लोवेस ने इस प्रोमेरिस्टेम्स का कंबाइंड अवयव बताया है। क्विसेंट सेंटर की सेल्स में आरएनए, डीएनए एंड प्रोटीन की कॉन्सेंट्रेशंस कम होती है। इन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की संख्या भी कम होती है एंड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियोलस शेप में छोटे होते हैं। इनकी सेल्स रेस के प्रति कम सेंसिटिव होती है। इस भाग में डीएनए फॉर्मेशंस की दर भी अन्य सेल्स की अपेक्षा कम होती है। क्विसेंट सेंटर सेल के रिजर्वायर की भांति कार्य करता है। क्लोवेस के अनुसार इसकी सेल्स एक स्पेशल स्टेज जब सेकेंडरी रूट के फॉर्मेशंस के दौरान या रूट के नष्ट हो जाने पर ही डिविजन्स करती है तथा आवश्यकता अनुसार सेकेंडरी रूट या क्षतिग्रस्त हिस्से को भरने के लिए नई सेल्स का फॉर्मेशंस करती है। अब देखते हैं, ये है क्विसेंट सेंटर कॉन्सेप्ट का डायग्राम। इसमें जो बीच वाला होता है उसे प्रोटोकैम्बियम कहते हैं, उसके बाहर वाला जो लेयर होता है उसको कॉर्टेक्स कहते हैं और जो कॉर्टेक्स के बाहर जो लेयर पाया जाता है उसको प्रोटोडर्म कहते हैं और इसके जो सेंटर वाला भाग होता है उस जगह को क्विसेंट सेंटर कहते हैं क्योंकि यहाँ की जो सेल्स होती है वो इनएक्टिव फॉर्म में रहती है, वो डिवीजन नहीं करती है और उसमें आरएनए, डीएनए की मात्रा भी बहुत कम पाई जाती है और जो निचला वाला हिस्सा होता है उसे रूट कैप के नाम से जानते हैं। थ्योरीज के बाद में अब हम 8वां पॉइंट देखते हैं, टाइप्स ऑफ रूट एपिक्स। रूट कैप की ओरिजिन की मेथड एंड हिस्टोजन एंड प्राइमरी टिश्यू पार्ट्स के आधार पर रूट एपिक्स निम्न 4 प्रकार के होते हैं। पहला है फर्स्ट टाइप, दूसरा सेकेंड टाइप, तीसरा है थर्ड टाइप और चौथा है फोर्थ टाइप। पहला देखते हैं फर्स्ट टाइप। इस प्रकार का जो रूट एपिक्स एक सिंगल सॉलिटरी एपिकल सेल युक्त होती है। इसी एपिकल सेल से ही रूट कैप एवं रूट के ऑल टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, जिसमें एक इनिशियल लेयर पाई जाती है। एग्जाम्पल्स के लिए रेनल्स, एमेंटिफेरी एंड पाइसम एंड एलियम एटसेट्रा में टाइप 1 देखने को मिलता है। वैस्कुलर क्रिप्टोगेम्स मीन्स टेरिडोफाइट्स के रूट एपिक्स में इस प्रकार के एग्जाम्पल्स पाए जाते हैं। स्यूप ने इसे टाइप 1 द्वारा सूचित किया है। इसके बाद सेकेंड टाइप देखते हैं। इस टाइप के रूट एपिक्स में प्राइमरी सेल्स के 2 ग्रुप्स पाए जाते हैं। 2 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। पहली लेयर एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड रूट कैप बनाती है और दूसरी लेयर वैस्कुलर सिलेंडर का फॉर्मेशन करती है। एग्जाम्पल्स के लिए जिम्नोस्पर्म्स और डाइकोट में है, रेनिकुलस और एमेंटिफेरी और मोनोकोट में एलियम में पाया जाता है। उसके बाद थर्ड टाइप देखते हैं। अधिकांश जिम्नोस्पर्म में रूट एपिक्स पर प्राइमरी इनिशियल सेल्स के 2 ग्रुप पाए जाते हैं। पहली लेयर एपिडर्मिस, आउटर कॉर्टेक्स एंड रूट कैप का फॉर्मेशन करती है और जो दूसरी लेयर होती है वो वैस्कुलर सिलेंडर एंड इनर कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करती है। इंटरनल ग्रुप से प्लीरोम एंड आउटर ग्रुप से पेरिब्लेम रूट एपिक्स का फॉर्मेशन होता है। अब इसके बाद इसकी डायग्राम देख लेते हैं। पहला है फर्स्ट टाइप। जो फर्स्ट टाइप होता है इसमें एक एपिकल सेल्स पाया जाता है और इसी एपिकल सेल से बाकी और टिश्यूज का फॉर्मेशन होता है, जैसे कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस और रूट कैप का फॉर्मेशन इसी एपिकल सेल्स के द्वारा होता है। और जो सेकेंड टाइप होता है, सेकेंड टाइप्स में 2 लेयर्स प्रेजेंट होते हैं। जो पहला लेयर्स होता है वो एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स और रूट कैप का फॉर्मेशन करता है और जो दूसरा लेयर होता है वो वैस्कुलर सिलेंडर का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद देखते हैं थर्ड लेयर। जो थर्ड टाइप होता है इसमें भी 2 ग्रुप पाया जाता है। जो पहला लेयर होता है वो एपिडर्मिस, आउटर कॉर्टेक्स और रूट कैप का फॉर्मेशन करता है और जो दूसरा लेयर होता है वो प्लीरोम और वैस्कुलर टिश्यू का फॉर्मेशन करता है। थर्ड टाइप का जो एग्जाम्पल्स है वो टीलिएसी और अम्बिलेट्स में पाया जाता है। डाइकोटाइलिडोन्स प्लांट्स में यह प्रोटिएसी, कैसुरिनेसी आदि फैमिली में देखने को मिलता है। यह प्रकार कैसुरियाना टाइप्स है। मोनोकोटाइलिडोन्स प्लांट्स में ऐसी टाइप हेमेंथस टाइप्स कहलाता है। उसके बाद आता है चौथा टाइप, फोर्थ टाइप। इस प्रकार के रूट एपिक्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 3 लेयर्स पाए जाते हैं। सबसे आउटर लेयर जो होता है वो एपिडर्मिस, डर्मेटोजोन एंड रूट कैप का फॉर्मेशन करता है। जो दूसरा लेयर होता है वो मिडिल लेयर, पेरिब्लेम एंड कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करता है और जो तीसरा लेयर होता है वो इनर लेयर, प्लीरोम और वैस्कुलर सिलेंडर का फॉर्मेशन करता है। एग्जाम्पल्स के लिए रोजिएसी, सोलिनेसी और कंपोजिट एटसेट्रा। चौथा टाइप को देख लेते हैं। चौथा टाइप जो होता है उसमें
3 लेयर्स पाया जाता है। जो पहला लेयर होता है वो जो पहला लेयर होता है वो एपिडर्मिस और डर्मेटोजोन का फॉर्मेशन करता है और उसके साथ में रूट कैप का फॉर्मेशन करता है। उसके बाद जो सेकंड लेयर होता है वो मिडिल लेयर का फॉर्मेशन करता है और कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करता है, और जो थर्ड लेयर होता है वो वेस्कुलर सिलेंडर का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद एक और टाइप आता है जिसे हम फिफ्थ टाइप कहते हैं। फिफ्थ टाइप में जीमेज एंड मोनोकोटाइलिडोन्स प्लांट्स में रूट एपिक्स में मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के 4 लेयर प्रेजेंट होते हैं। सबसे आउटर लेयर सिर्फ रूट कैप का फॉर्मेशन करता है जिसे कैलिप्ट्रोजन्स कहते हैं। उसके बाद की जो लेयर्स होती है वो एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करता है और जिसे डर्मेटोजन कहते हैं, और तीसरा और चौथा जो लेयर होता है वो पेरिब्लेम, कॉर्टेक्स एंड प्लीरोम या फिर वेस्कुलर सिलेंडर का फॉर्मेशन करती है। यह प्रकार जी मैज टाइप कहलाती है। एग्जाम्पल के लिए जी मैज और मोनोकोटाइलिडोन्स में फिफ्थ टाइप का जो रूट एपिकल मेरिस्टेम्स है वो पाया जाता है। फिफ्थ टाइप का डायग्राम देखते हैं। इसमें 4 लेयर्स होता है। जो पहला लेयर होता है वो रूट कैप का फॉर्मेशन करता है और जो दूसरा लेयर होता है वो एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करता है और जो तीसरा लेयर होता है वो कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन करता है और जो चौथा लेयर होता है वो वेस्कुलर सिलेंडर का फॉर्मेशन करता है। इसके बाद अब हम रूट एपिकल मेरिस्टेम्स के लास्ट टॉपिक कंक्लूजन्स देख लेते हैं। रूट एपिकल मेरिस्टेम्स के जो ग्रोविंग पॉइंट पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट रहता है जो रूट के विभिन्न भाग जैसे रूट कैप, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड वेस्कुलर सिलेंडर का फॉर्मेशन करता है। रूट के फॉर्मेशन में रैम इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इस वीडियो के अंतर्गत हमने रूट एपिकल मेरिस्टेम्स के टॉपिक को कवर किया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी जो न्यू अपडेट वीडियो है वो आप तक पहले पहुंच सके। थैंक यू।